नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस 12 में का। अभी तक बेटा अपन एंजाइम्स की बात कर रहे थे और इन एंजाइम्स में अपन ने एंजाइम्स की डेफिनेशन, इसके प्रकार और एंजाइम के क्रियाविधि की बात कर ली थी, जिसमें अपन ने एंजाइम की क्रियाविधि की दो सिद्धांतों की बात करी थी कि एंजाइम की जो क्रियाविधि दो सिद्धांतों के ऊपर निर्भर होती है। वो सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? एक तो पढ़ा था अपन ने तालाचाबी सिद्धांत और एक पढ़ा था अपन ने प्रेरित आसंजन सिद्धांत। दो सिद्धांतों की बात कर ली थी। तालाचाबी सिद्धांत में कि कोई भी निश्चित जो एंजाइम रहता है उस निश्चित एंजाइम की क्रिया, निश्चित एंजाइम से कोई निश्चित प्रकार का क्रियाकारक ही निश्चित संरचना वाला आकर जुड़ता है। जबकि प्रेरित आसंजन सिद्धांत में एंजाइम्स की जो संरचना रहती है वो अनिश्चित संरचना रहती है। इस वजह से जब भी कोई सबस्ट्रेट उससे आकर जुड़ता है या क्रियाकारक उससे आकर जुड़ता है तो वो उसकी संरचना में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन करके उसे अपने अनुरूप कर देता है और अपने अनुरूप करने के बाद उसके साथ क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है और बाद में उससे उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये अपने एंजाइम्स की क्रियाविधि की बात कर ली थी बेटा। अब आगे बढ़ते हैं अपन पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपन बेटा कि एंजाइम्स के नामकरण की बात करते हैं। एंजाइम्स के नामकरण की जो क्रियाविधि है या एंजाइम्स का जो नामकरण है बेटा, वो एंजाइम्स के जैव रसायन का जो प्रारंभिक इतिहास था, उस जैव रसायन के प्रारंभिक इतिहास में, जैव रसायन के प्रारंभिक इतिहास में, प्रारंभिक इतिहास में जो भी अपने पास में एंजाइम्स थे बेटा, उन एंजाइम्स को उनके रूढ़ नाम, एक रूढ़ पद्धति होती है, रूढ़ पद्धति, और रूढ़ पद्धति के अनुसार इनको इनके रूढ़ नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था बेटा? इनके रूढ़ नाम से इनको जाना जाता था। ये जो रूढ़ नाम होते थे, ये रूढ़ नाम जैसे कि अपन बात करें पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि, ये इनके क्या होते थे बेटा? एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स के ये रूढ़ नाम होते थे और इन एंजाइम्स को इनके रूढ़ नामों के द्वारा रूढ़ पद्धति के अनुसार जाना जाता था। तो जैव रसायन का जो प्रारंभिक इतिहास था उसमें रूढ़ पद्धति प्रचलित थी और एंजाइम्स का जो नामकरण था वो नामकरण उनके रूढ़ नाम के अनुसार था और रूढ़ नाम के द्वारा ही जाना जाता था, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन। लेकिन बेटा बाद में ऐसा नहीं था। बाद में क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक डकलक्स आया, वैज्ञानिक का नाम था वैज्ञानिक डकलक्स। ये जो डकलक्स नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बोला कि जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स का नामकरण जो किया जाता है वो नामकरण उनके पीछे एज प्रत्यय लगाकर किया जाता है। कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाता है बेटा? एज प्रत्यय उनके पीछे लगा दिया जाता है। और जैसे एज प्रत्यय लगता है तो एज प्रत्यय लगने के बाद, जैसे कि लिपिड की बात करें तो लिपिड को अपघटन करने वाला जो एंजाइम रहता है वो लाइपेज, तो इसको लिपिडेज ना बोलकर अपन किस नाम से जानेंगे बेटा? लिपिड वाले एंजाइम को, जैसे कि लिपिड, इस एंजाइम को अपन किस नाम से जानेंगे? लाइपेज एंजाइम के नाम से जानेंगे। तो पीछे क्या जुड़ जाता है बेटा? इसके एज प्रत्यय जुड़ जाता है। और ये जो एज प्रत्यय रहता है, ये एज प्रत्यय क्या करता है? ये इस एंजाइम का जो आधुनिक नामकरण पद्धति है उस आधुनिक नामकरण पद्धति को इंगित करता है। तो वैज्ञानिक डकलक्स ने बताया बेटा कि जो भी एंजाइम्स थे उन एंजाइम्स के नाम के पीछे क्या लगाया जाता है? एज प्रत्यय लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं बेटा कि एज प्रत्यय लगा दिया। एज प्रत्यय लगाने के बाद भी कुछ अन्य वर्गीकरण, नामकरण की वर्गीकरण पद्धतियां थी कि कुछ और वैज्ञानिक आए बेटा। उन कुछ और वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो एंजाइम्स थे उन एंजाइम्स का जो नामकरण किया जाता था वो नामकरण कैसे किया जाता था कि उनके अलग अलग रूपों, उनकी क्रियाविधि, उनकी संरचना, किस क्रियाधार के ऊपर वो कार्य कर रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं, उनमें रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस सबके आधार पर अलग अलग एंजाइम्स को अलग अलग प्रकारों में नामकरण करते हुए वर्गीकृत कर दिया गया है। तो आज हम इनकी बात करेंगे बेटा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा एंजाइम्स की क्रियाविधि में, एंजाइम्स के नामकरण में। तो क्रियाधार पर आधारित सबसे पहले जो आधार माना गया है वो क्या आधार माना गया है बेटा? कि क्रियाधार के ऊपर आधारित एंजाइम का नामकरण। कि जो क्रियाधार होते हैं कि एंजाइम जिस क्रियाधार से क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद जो भी उत्पाद बनाते हैं तो उस क्रियाधार के ऊपर आधारित जो एंजाइम होते हैं, तो क्रियाधार के ऊपर क्रियाधार से संबंधित जो एंजाइम्स है तो उनका नामकरण देखेंगे बेटा अपन कि क्रियाधार की उपस्थिति, उनकी संरचना के आधार पर एंजाइम का नामकरण कैसे किया गया है। जैसे कि बात करें बेटा अपन सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? एक शर्करा है। तो सुक्रोज के ऊपर कार्य करने वाला जो एंजाइम हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सुक्रेज एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुक्रेज।
तो एंजाइम्स का नामकरण उसके क्रियाधार के ऊपर, किस क्रियाधार के ऊपर वो कार्य कर रहा है उसके अनुसार इसका क्या हो जाएगा बेटा, नामकरण हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं, जैसे कि सुक्रोज पर क्रिया कर रहा है तो इसका जो नामकरण क्या हो जाएगा बेटा, सुक्रेज हो जाएगा। प्रोटीन के ऊपर क्रिया कर रहा है तो एंजाइम्स का नाम हो जाएगा प्रोटीएज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एंजाइम्स का नाम प्रोटीएज हो जाएगा। और यदि वो लिपिड के ऊपर क्रिया कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा लाइपेज हो जाएगा। और यदि माल्टोज शर्करा पर वो कार्य कर रहा है, माल्टोज शर्करा पर वो कार्य कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा बेटा माल्टेज, माल्टेज, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन एंजाइम्स का उसके क्रियाधार के ऊपर आधारित रूप से नामकरण कर सकते हैं कि जिस क्रियाधार के ऊपर वो एंजाइम क्रिया करेगा या कार्य करेगा उसका नाम भी वैसा ही हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर बात कर लिए अपन ने बेटा कि क्रियाधार पर आधारित एंजाइम्स का नामकरण। सेकंड नंबर बात करते हैं अपन सबस्ट्रेट तथा उत्प्रेरित, सबस्ट्रेट तथा उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर, कि जो क्रियाधार होता है उस क्रियाधार के आधार पर कि एंजाइम किसके ऊपर क्रिया करेगा उसके आधार पर, तथा उसके द्वारा कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी या वो कौन सी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेंगे, इस आधार पर भी क्या दिया गया है बेटा, इस आधार पर भी नामकरण किया गया है। तो देखना बेटा अपन यहां पे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मैलिक डिहाइड्रोजनेज, मैलिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है बेटा, ये मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या शो करता है कि जो इसका क्रियाधार है कि कोई भी एंजाइम है वो एंजाइम किसके ऊपर क्रिया कर रहा है, क्रियाधार तो क्या है उसका मैलिक एसिड, और क्रिया कौन सी हो रही है, विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनीकरण की जो क्रिया हो रही है। इस वजह से इस एंजाइम का जो नाम रख दिया गया वो क्या रख दिया गया था, मैलिक डिहाइड्रोजनेज। अतः हम बोल सकते हैं कि जो एंजाइम्स का जो नामकरण किया जाता है वो नामकरण किसके ऊपर किया जा सकता है, वो सबस्ट्रेट तथा उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर, कि सबस्ट्रेट तो कौन सा हो गया बेटा, मैलिक एसिड हो गया, इसके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, डिहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया इसके द्वारा उत्प्रेरित की जाएगी। इसलिए इसका जो नाम हो जाएगा वो सबस्ट्रेट तथा उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर किया जाएगा और एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जो कि मैलिक एसिड क्रियाधार के ऊपर क्रिया करेगा तथा विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया को उत्प्रेरित करेगा। इस वजह से नाम हो जाएगा मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। थर्ड नंबर बात करते हैं बेटा अपन एंजाइम की क्रमबद्ध नामकरण पद्धति, ठीक है, कि एंजाइम्स की कुछ एंजाइम्स की एक क्रमबद्ध नामकरण पद्धति चली है जिसके बारे में जो बताया है कि राष्ट्रीय जैव रासायनिक संगठन, राष्ट्रीय जैव रासायनिक संगठन द्वारा नियुक्त किया गया, किसके लिए, एंजाइमों की क्रमबद्ध नामकरण पद्धति के लिए एक संगठन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जैव रासायनिक संगठन द्वारा एक कमीशन बनाया गया है जिसका नाम है एंजाइम कमीशन। ये एंजाइम कमीशन बनाया गया है बेटा 1961 में। कब बनाया गया है, 1961 में। तो अपन बोल सकते हैं कि एंजाइम की क्रमबद्ध नामकरण पद्धति के लिए राष्ट्रीय जैव रासायनिक संगठन द्वारा एंजाइम कमीशन नामक एक संगठन बनाया गया है जो कि 1961 में बनाया गया था और इनके अनुसार एंजाइम्स के अलग-अलग नामकरण किए गए हैं। ये उनकी अभिक्रिया से संबंधित होते हैं। तो ये कार्य कैसे करते हैं और इनका नामकरण कैसे होगा, देखना है कि ये ऑक्सीडिडक्टेज एंजाइम, ये जो ऑक्सीडिडक्टेज एंजाइम कमीशन के द्वारा प्रतिपादित किया है। ऑक्सीडिडक्टेज एंजाइम की क्रिया क्या होती है कि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या-क्या कार्य करता है बेटा, ये कार्य करता है ऑक्सीडेशन का प्लस रिडक्शन का, प्लस किसका बेटा, रिडक्शन का, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये कार्य करता है। इस वजह से एंजाइम्स का जो नामकरण है वो नामकरण किस आधार पर कर दिया गया, इसका जो नाम दे दिया गया ऑक्सीडिडक्टेज एंजाइम। तो कुछ एंजाइम्स को क्रमबद्ध नामकरण पद्धति के अनुसार ऑक्सीडिडक्टेज एंजाइम नाम दे दिया गया है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का कार्य करते हैं। इस वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया बेटा, ऑक्सीडिडक्टेज एंजाइम इसका नाम रख दिया गया है। अब अपन बात करते हैं बेटा ट्रांसफेरेज एंजाइम की। ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करता है बेटा कि किसी भी क्रिया कारक को या किसी भी एंजाइम को क्या करता है बेटा, एक क्रिया कारक से दूसरे क्रिया कारक पर या फिर किसी क्रिया कारक को किसी एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम से क्रिया करवाने के लिए क्या करता है बेटा, ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है बेटा, ट्रांसफर करने का कार्य करता है। इस वजह से इसका नाम दे दिया गया ट्रांसफेरेज एंजाइम।
ठीक है बेटा, जो कि क्या करता है, किसी क्रिया कारक को दूसरे क्रिया कारक के ऊपर ट्रांसफर करता है। किसका ट्रांसफर करेगा, क्रिया कारक का या उससे संबंधित एंजाइम या क्रियाधार का ट्रांसफर करेगा। ऐसा एंजाइम क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांसफेरेज एंजाइम कहलाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या कार्य करता है, ये क्या करता है बेटा, अभिक्रियाओं को जल के अणु की उपस्थिति में संपन्न कराने का कार्य करता है। कौन, हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम का कार्य क्या हो जाएगा कि जितनी भी अभिक्रियाएं होगी उन अभिक्रियाओं को जल की उपस्थिति में संपन्न कराने का वो क्या करेगा बेटा, कार्य करेगा। इस प्रकार से इनके नामकरण चले आ रहे हैं बेटा। इसके बाद बात करते हैं बेटा लाइगेज एंजाइम की। लाइगेज एंजाइम क्या कार्य करेगा, लाइगेज एंजाइम का जो मुख्य कार्य होगा वो कार्य हो जाएगा बेटा कि ये जो लाइजेज जो एंजाइम है, ये लाइजेज एंजाइम क्या कार्य करेगा, दो समान अणुओं का निर्माण करने का कार्य करता है। क्या करता है, दो समान अणुओं का एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करता है और दो समान अणुओं का निर्माण करता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, लाइजेज एंजाइम की उपस्थिति में। यानी कि दो समान अणुओं के निर्माण की क्रिया किससे संबंधित है, लाइजेज एंजाइम से संबंधित है। अब बात करते हैं बेटा अपन आइसोमरेज एंजाइम की। आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है बेटा, ये क्या करता है बेटा, समवैल्यूं का निर्माण करता है, समवैल्यूं का निर्माण करता है। तो समवैल्यूं का निर्माण करने का कार्य कौन करेगा बेटा, आइसोमरेज एंजाइम करेगा। इसके बाद करते हैं बेटा अपन लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, दो यौगिकों को आपस में जोड़ने का, या दो क्रियाधार या दो एंजाइम्स को, या अपन बोले सामान्यतः कि दो यौगिकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। दो यौगिकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। कौन करेगा बेटा, दो यौगिकों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा लाइगेज एंजाइम। कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम। इसके बाद बात करते हैं बेटा एंजाइम्स की क्रियाविधि का नियंत्रण। तो एंजाइम्स की क्रियाविधि के नियंत्रण की बात करें बेटा, तो क्या होता है कि जब भी एंजाइम्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के साथ उसको उत्प्रेरित करते हैं, तो उत्प्रेरित करने के बाद में उनमें कुछ निरोधक पदार्थों का भी निर्माण होता है। इन निरोधक पदार्थों को अपन ई फैक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, ई फैक्टर के नाम से जानते हैं। और जब इनके द्वारा जो उत्पन्न जो उत्पाद होते हैं, जब वो उत्पाद काफी अधिक मात्रा में उसमें एकत्रित हो जाते हैं, तो एकत्रित होने के बाद में वो क्या करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को जो उत्प्रेरित हो रही थी उसको रोकने का कार्य करते हैं। और इनके द्वारा यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए जो उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों के द्वारा उस रासायनिक अभिक्रिया को रोका जाता है। तो उनके रोकने की जो क्रिया होती है उसको किस नाम से जानते हैं अपन बेटा, फीडबैक निरोधक के नाम से जानते हैं। और उन जो रोकने का कार्य करते हैं वो उत्पाद उनको फीडबैक निरोधक के नाम से जानते हैं। और एंजाइम की क्रियाविधि का इस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है कि एक बार फिर देखना बेटा कि एंजाइम की जो एंजाइम जिन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर रहे हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न उत्पाद होंगे, वो उत्पाद जब काफी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो वो उसी अभिक्रिया को रोकने का कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से उन्हें किस नाम से जानते हैं बेटा, फीडबैक निरोधक के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करें इसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, अब कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे इसको, इसमें बात करें अपन प्रभावित करने वाले कारकों की, तो एक तो हो जाएगा बेटा तापमान। कि तापमान कंट्रोल कैसे करेगा एंजाइम की क्रियाविधि को, कि कोई भी जो एंजाइम्स होता है उस एंजाइम्स की क्रियाविधि के लिए जो सामान्य जो तापमान होता है, वो सामान्य तापमान कितना होता है, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 to 35 डिग्री सेल्सियस जो तापमान हो जाएगा, इस तापमान पर ही वो एंजाइम सक्रिय रूप में कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा नहीं कार्य करते हैं वो। इसके अलावा इसको प्रभावित करने वाले कारकों में हम बात करें पीएच की, कि पीएच वैल्यू जो रहती है, ये पीएच वैल्यू एंजाइम की क्रियाविधि को संपन्न कराने के लिए सामान्य होनी चाहिए। यदि पीएच वैल्यू कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, तो इस दौरान में पीएच वैल्यू के प्रभावित होने पर एंजाइम्स की क्रियाविधि प्रभावित होती है। इसके अलावा अपन बात करें कि क्रियाधार की सांद्रता या क्रियाकारक की सांद्रता, जो क्रियाकारक होते हैं उनकी सांद्रता यदि एंजाइम्स की सांद्रता से अधिक है, तब भी क्रियाकारक की क्रिया जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स की क्रियाविधि बेटा प्रभावित होती है। और एंजाइम्स की बात करें कि एंजाइम भी उतना पावरफुल होना चाहिए जितना जो क्रियाकारक होता है, तो सांद्रता के अनुसार भी अपन एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित किया जा सकता है। तो आज हमने बात कर ली बेटा एंजाइम्स के नामकरण पद्धति, जो कि रूढ़ पद्धति थी। इसके बाद वैज्ञानिक डकलप्स ने क्या करा कि एंजाइम्स
जो थे उन एंजाइम्स के पीछे एज प्रत्यय लगाया, उसके बाद एंजाइम्स की क्रियाविधि के नामकरण की क्रियाविधि की बात कर ली अपन ने, ठीक है बेटा, और इसके प्रभावित करने वाले कारकों की अपन ने बात कर ली। और ये एंजाइम्स टॉपिक बेटा आज यहाँ पर समाप्त होता है। आगे किसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें बेटा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।